वेलकम टू मेगाबाइट कॉमर्स क्लासेस। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का पार्ट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये समझना ज़रूरी होता है कि ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। तो देखो, अगर जैसे कि मान लो कोई फर्म है, फर्म के अगर जो भी पार्टनर है, अगर वो पार्टनर बदलते हैं, मतलब पहले दो पार्टनर थे और बाद में जो है तीन पार्टनर हो गए, कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, या फिर पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हुआ था उनमें वो कोई बदलाव करते हैं, कोई चेंज करते हैं। जैसे कि पहले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना था, अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, या पहले कमीशन दिया जाना था पार्टनर्स को, अब नहीं दिया जाना है। और या फिर उनके जो शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर बदलाव होता है। पहले 1:1 का रेशियो था, अब जो पार्टनर्स है उनमें 1:2 का रेशियो रहेगा। तो इस तरह का कहने का मतलब कुछ भी चेंज होता है तो वो कहा जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। तो देखो, यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। और इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे रिकंस्टिट्यूशन के सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर, सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी औरों के लिए नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब कोई भी अगर नया पार्टनर आता है तो फर्म के रिकंस्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, क्या क्या करना पड़ता है एक फर्म को, तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, जो ये अगला पॉइंट है 2.1, ये रिकंस्टिट्यूशन के टाइप बता रहा है कि रिकंस्टिट्यूशन कैसे कैसे होता है एक फर्म का। तो पहले नंबर पे देखो, इसने जो बताया है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर फर्म में जैसे सपोज करो कि 3 पार्टनर है ABC, और एक नया पार्टनर आता है D, एक नया पार्टनर आता है D, तो इससे क्या होगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा। लेकिन देखो, इसके लिए एक जरूरी होता है कि सभी पार्टनर्स की, मतलब जो ये ABC तीनों पार्टनर है, अगर ये एग्री होंगे तभी D को जो होगा एडमिशन मिलेगा इस फर्म में। और देखो, एक और बात, ये नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं फर्म में। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लो फर्म को पैसों की ज़रूरत है, या फिर मान लो फर्म को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो फर्म को अच्छे से मैनेज कर सके, और ये जो नया पार्टनर D है, या तो इसके पास पैसा होगा या फिर मैनेजमेंट करने का स्किल होगा, इस वजह से D को क्या किया जाएगा, फर्म में पार्टनर बनाया जाएगा। तो ये कुछ एक रीजंस होते हैं कि नया पार्टनर क्यों लिया जाता है। और देखो, जो ये नया पार्टनर D है, ये या तो ABC तीनों पार्टनर्स की एग्री, अगर ये एग्री होते हैं तब भी इसको जो होता है फर्म में लिया जा सकता है, या दूसरा पार्टनरशिप डीड में अगर इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है, तो जो भी रूल कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग जो होता है D को फर्म के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है। जैसे कि देखो, इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हरी और हक क्या है, ये पार्टनर है एक फर्म के अंदर, ठीक है, और इनका जो शेयरिंग रेशियो है, अब ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, 3:2 का रेशियो है। और जॉन को ये नया पार्टनर बनाते हैं अपनी फर्म के अंदर, और 1/6 का शेयर देते हैं प्रॉफिट के अंदर। तो इससे क्या होगा, फर्म जो होगी रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। अब देखो, दूसरा टाइप देखते हैं किस तरीके से फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। अगर देखो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का, अगर वो चेंज हो जाता है तो इससे भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होता है, देखो, जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया है कि जो है 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन और सोहन है, और उनका जो शेयरिंग रेशियो है 3:1 का है। और वो क्या करते हैं, अप्रैल 1, 2017 से क्या करते हैं, इक्वली शेयर करने लगते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, क्योंकि जो सोहन होता है वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है। मतलब जो पहले रेशियो था वो 3:1 का था, और अब रेशियो कितने का है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो देखो, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं कि ये जो सोहन है एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, तो भी रीजन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि रेशियो पहले 3:1 का था और अब रेशियो जो है कुछ और हो गया है। जैसे कि ये रेशियो सपोज करो बाद में 3:2 का भी अगर हो जाए तो भी इससे क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा फर्म का। रेशियो चेंज होना चाहिए बस।
अब देखो रिकंस्टिट्यूशन का अगला टाइप देखो, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उससे भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। अब देखो पार्टनर रिटायर होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है कि भाई उसकी वो बीमार चल रहा हो, तो बीमार होने की वजह से हो सकता है, या फिर मान लो उसकी एज ज़्यादा हो गई हो, वो 60+ का हो गया हो, या फिर मान लो उसको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं हो, इसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो पार्टनर क्या है, फर्म को छोड़ के चला गया, तो इसकी वजह से जो फर्म का होगा रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसने एक एग्जांपल दिया है इसके लिए कि रॉय, रवि और राव जो है एक फर्म में पार्टनर्स है, और जो उनका शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 का है, और रवि क्या है, रिटायर हो जाता है तो अपनी बीमारी की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब 2 ही पार्टनर रह जाएंगे, तो इससे क्या होगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। अब इससे अगला टाइप देखते हैं रिकंस्टिट्यूशन का। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया है कि ये 3 पार्टनर है XYZ, और उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। एक्स की डेथ हो जाती है, और तो इस वजह से क्या होगा, सिर्फ 2 ही पार्टनर बचेंगे, Y और Z। तो इससे फर्म का क्या हुआ, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। अब देखो जो इससे अगला है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो कोई भी जैसे कि नया पार्टनर आता है, उस नए पार्टनर को फर्म में क्यों लिया जाता है, ऑलरेडी मैंने बताया कि हो सकता है फर्म को पैसों की ज़रूरत हो, या हो सकता है फर्म को जो है अच्छा मैनेजमेंट चाहिए हो, और जो वो नया पार्टनर आ रहा है वो अच्छा मैनेजमेंट दे सकता है फर्म को, तो इसलिए, या फिर हो सकता है कोई दूसरी रिक्वायरमेंट हो जो फर्म को हो और ये नया पार्टनर उसको फुलफिल कर रहा हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, नए पार्टनर्स को लिया जाता है। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, नया पार्टनरशिप तभी आ सकता है जबकि पुराने पार्टनर्स उसके लिए एग्री कर रहे हो। अगर एग्री नहीं करते तो नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, देखो पार्टनरशिप डीड में कुछ इस तरह का मतलब रूल लिखा गया हो जो बताता है कि नया पार्टनर कैसे आ सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं पार्टनरशिप डीड में, जैसे कि सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ उसी व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है जो 10 लाख की, कम से कम 10 लाख की जो अमाउंट है फर्म के लिए लेके आएगा। तो अगर 10 लाख की कोई अमाउंट लेके आ रहा है कोई पार्टनर, तो बिल्कुल उसको एडमिट किया जाएगा। तो इस तरीके अगर कोई कंडीशन है पार्टनरशिप डीड में, तब भी उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। अब देखो ये नीचे लिख रहा है कि अगर जैसे कोई नया पार्टनर जो फर्म में आता है, फर्म उसको एडमिट करती है, और तो उसको क्या होते हैं, देखो 2 राइट मिलते हैं। कौन सा राइट में, पहला राइट कौन सा है, जो फर्म की जितनी भी असेट्स है ना, देखो उस असेट्स के अंदर उसको शेयर मिलता है, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है, जो भी प्रॉफिट होता है फर्म को, उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर जो होता है इस नए पार्टनर को मिलता है। तो ये 2 राइट है। और देखो इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि मान लो फर्म को जो हो रहा है सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ये आगे पढ़ेंगे ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, गुडविल बनती है, तो गुडविल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो गुडविल के लिए मतलब कि जो ये सुपर प्रॉफिट हुआ उसमें अपना शेयर जब ये लेता है, तो इसके लिए भी क्या होता है, इस नए पार्टनर को, फर्म को या पुराने पार्टनर्स को कुछ पैसा देना पड़ता है, या फिर अगर ये असेट्स लेके आ रहा है तो वो असेट्स देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 2 तरह की अमाउंट ये नया पार्टनर लेके आता है। पहली तो जो होते हैं असेट्स में अपना शेयर रिसीव करने के लिए, और दूसरा जो सुपर प्रॉफिट हो रहा है उसमें अपना शेयर रिसीव करने के लिए। और देखो जो ये प्रॉफिट में अपना शेयर लेता है, उसकी वजह से अमाउंट लाने का एक रीज़न ये भी है कि जब ये शेयर लेगा प्रॉफिट में से, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर होगा वो कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि 10,000 की अमाउंट है, ठीक है, 2 पार्टनर है ए और बी, और जो इनका शेयरिंग रेशियो है वो सपोज करो इक्वली है, तो इनमें डिवाइड होगा 5,000 की अमाउंट डिवाइड होगी अगर ये प्रॉफिट 10,000 का है तो। अब सपोज करो एक नया पार्टनर आ जाता है, और अब पार्टनर हो जाते हैं ए बी और सी, ठीक है, और इनका जो रेशियो रहता है, नया रेशियो वो 1:1 का रेशियो रहता है। और सपोज करो प्रॉफिट जो होता है वही 10,000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन अब तीनों को जो अमाउंट मिलेगी 3,333 की अमाउंट मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये इतनी अमाउंट मिलेगी। तो इन देखो पहले 5,000 की अमाउंट मिल रही थी, ठीक है, और अब जो मिल रही है अमाउंट जो है
वो रिड्यूस हो गई 3,333 से, तो कम हो गई, मतलब इनका प्रॉफिट कम हो गया। इसीलिए क्या होता है, जो ये नया पार्टनर है, ये कुछ पैसा, ये जो इनको लॉस हुआ है पुराने पार्टनर्स को, उसके लिए पैसा लेके आता है और इन पुराने पार्टनर्स को देता है। अब देखो, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ये नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको कंसिडर करना होता है कि नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, सेक्रीफाइंग जो रेशियो है वो क्या होगा। ये देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए अपन आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में बाद में बताऊंगा। गुडविल का वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कैसे होगा, मतलब मूल्यांकन और एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये गुडविल के लिए आगे पढ़ेंगे अपन। अगला है जो भी असेट्स है, असेट्स और लाइबिलिटीज, इनका रिवैल्यूएशन करना होता है। तो ये किस तरीके से किया जाएगा ये भी देखो आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट रखे हुए हैं, मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, या जैसे मान लो जनरल रिजर्व है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो किस तरीके से एडजस्ट होगी। तो एक्चुअल में देखो, इनमें से ये ज़्यादातर पॉइंट है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब अपन आगे पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी कि ये एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है और किस तरीके से इनसे रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो पास की जाती है। अब देखो, जो ये इससे आगे है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें देखो बता रखा है कि जैसे कि कोई नया पार्टनर आता है तो उसको जो है प्रॉफिट में शेयर किस तरीके से दिया जाएगा। जो पुराने पार्टनर्स है, उन पुराने पार्टनर्स में से क्या सभी अपना कुछ कुछ शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे, या उनमें से सिर्फ कुछ ही सेक्रीफाइस करेंगे, और नया रेशियो किस तरीके से होगा। तो इनके लिए बहुत सारी देखो कंडीशन होती है, और तो इसी से रिलेटेड इसने क्या है, नीचे ये एग्जाम्पल दिया है। अब देखो, जो ये इल्यूस्ट्रेशन फर्स्ट है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे के जो एग्जाम्पल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा। हालांकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई स्पेशल नहीं है इसके अंदर। तो देखो, अनिल और विशाल क्या है, दो पार्टनर है, और उनका जो शेयरिंग रेशियो है फर्म में वो 3:2 का रेशियो है। और ये सुमित जो है, ये एक नया पार्टनर आता है और इसको 1/5 का शेयर जो होता है वो दिया जाता है। तो देखो, पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे अपन बात करते हैं ना 24%, 28%, तो इसका मतलब क्या होता है, अपन बात कर रहे हैं 100 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 100 के बेस पे बताते हैं कि हाँ ये 24% है, 29% है। तो रेफरेंस क्या होता है, 100 का होता है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप में जैसे कि अपन रेशियो निकालते हैं ना, तो रेफरेंस 100 की बजाय 1 का लिया जाता है। तो जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है ना, तो वो 1 के रेफरेंस में की जाती है। तो इससे आपको थोड़ा सा शुरुआत में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, तो देखो ये बहुत ही ईजी है, और आगे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको रेशियो निकालना होगा पहले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो यहाँ पर ये 1/5 जो ये लिखा हुआ है, इस 1/5 का मतलब ये है कि अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उस 1 रुपये के प्रॉफिट में से 1/5 रुपये जो होंगे इस नए पार्टनर सुमित को दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। देखो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जैसे फर्म को अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसमें से जो ये नया पार्टनर सुमित आया है, इस 1 रुपये में से इसको 1/5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये तो दिया हुआ है। अब क्या होगा, अगर 1/5 रुपये दे देंगे 1 रुपये के प्रॉफिट में से, तो बाकी का प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 - 1/5, तो कितना बचा, 4/5 का प्रॉफिट बचेगा। वरना 1 रुपये में से 4/5 रुपये जो होंगे वो बचेंगे। और ये जो 4/5 रुपये है, ये देखो अनिल और जो ये विशाल है, इसमें अनिल और विशाल को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 4/5 रुपये को जब आप 3:2 के रेशियो के अंदर डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखो, अनिल के लिए क्या वैल्यू आएगी, 3/5, 4/5 का मतलब 3/5 को 4/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आएगा, तो ये 12/15 आएगा। इसका तो देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये आप शायद थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे कि मैं बोलूँ कि 1000 रुपये है, सपोज करो 1000 रुपये को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये बात बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर 1000 की जगह मैंने क्या लिया है, 4/5 रुपये लिए हैं।
तो ये हो सकता है आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो। तो जैसे 4/5 रुपी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है तो अब मतलब ये सुमित जो ये नया पार्टनर है उसके आ जाने के बाद अनिल को जो 1 रुपी के प्रॉफिट में से 12/25 रुपी का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही विशाल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो विशाल के लिए क्या आ जाएगा, 2/5 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/25 आएगा। मतलब फर्म को अगर 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है तो इस नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो विशाल का 1 रुपये के प्रॉफिट में से 8/25 रुपीज़ को मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो देखो कहने का क्या मतलब हुआ, जब ये नया पार्टनर सुमित जो है ये आता है और आने के बाद जैसे कि फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो 1 रुपी का होता है तो 1 रुपी के प्रॉफिट में से 1/5 रुपी जो है वो इस सुमित को दिए जाएंगे। ठीक है, और अनिल को जो होंगे 1 रुपी में से 12/25 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे, और विशाल को 1 रुपी में से 8/25 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। इसका कहने का मतलब इस तरीके से होता है। मतलब सारी जो कैलकुलेशन की जाती है ना वो 1 के रेफरेंस में की जाती है। ये देखो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके ये समझ में नहीं आई ना तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब देखो नीचे ये नोट में एक बात बोल रहा है कि जब कभी भी ये नहीं दिया गया हो कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से किस रेशो के अंदर जो है अपना जो शेयर है वो ले रहा है, तो ये माना जाएगा जो पुराने पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में लेंगे। मतलब यहाँ पर 3:2 का रेशो है पुराने पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो, तो 3:2 के रेशो के अंदर ही नया पार्टनर अपना शेयर लेगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन सेकंड। तो अक्षय भारती क्या है, पार्टनर एक फर्म में, शेयरिंग रेशियो जो उनका 3:2 का है, और दिनेश एक नया पार्टनर आता है और उसको 1 रुपये के प्रॉफिट में से 1/5 रुपी दिए जाते हैं। मतलब उसका जो शेयर है 1 शेयर प्रॉफिट में शेयर के लिए। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अब देखो ये 1/5 जो इसका शेयर है ये शेयर क्या करता है, ये अक्षय और भारती से इक्वली बराबर बराबर जो होता है रिसीव करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब कि 1/5 का अगर शेयर इसको दिया गया है प्रॉफिट में से, ठीक है, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो 1/5 का हाफ कितना होगा, 1/10। तो 1/10 तो लेगा ये अक्षय से, दिनेश 1/10 जो लेगा वो अक्षय से लेगा, और 1/10 ही किससे लेगा, भारती से लेगा। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा, और जो ये इसके शेयरिंग रेशियो के इक्वल है। तो इस तरीके से है। तो अपन को क्या है, नया शेयरिंग जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखो जैसा क्वेश्चन, तो देखो जैसे सपोज करो फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो 1 रुपी का होता है। ठीक है, और जो नया पार्टनर दिनेश आया है ये 1 रुपी में से 1/5 रुपी जो है वो लेगा। ठीक है, और 1/5 रुपी में से भी 1/10 रुपी ये लेगा अक्षय से, और 1/10 रुपी लेगा ये भारती से। ठीक है, अब देखो जो ये अक्षय है, अक्षय को अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपये के प्रॉफिट में से 3/5 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। ठीक है, लेकिन 1/10 इसको दिनेश को देने पड़ेंगे, तो बाकी इसके पास कितने बचेंगे, 5/10 रुपी बचेंगे इसके पास। तो मतलब इस नए पार्टनर के आ जाने के बाद अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो अक्षय का जो प्रॉफिट होगा 5/10 रुपी का होगा। अब ऐसे भारती के लिए देखो, तो भारती को अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो भारती को 2/5 रुपी जो होते हैं वो रिसीव होते हैं, लेकिन 1/10 जो होगा इसको दिनेश को देना पड़ेगा। तो ये लेस करेंगे, लेस करने पे जो अमाउंट आएगी 3/10, मतलब कि भारती को 3/10 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, दिनेश के आ जाने के बाद अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये के प्रॉफिट में से 1/5 रुपी जो होगा वो तो दिनेश लेगा, और अक्षय 5/10 रुपी लेगा 1 रुपये में से। ठीक है, और भारती 1 रुपये में से 3/10 रुपी लेंगे। अब देखो आपने गलत मिस्टेक की है या नहीं की है कैलकुलेशन, इसको करने का एक और तरीका है, आप इन तीनों को ऐड कर दो। जैसे 1/5 जो कि दिनेश का प्रॉफिट है, ठीक है, 1 रुपये में से, और अक्षय का जो कि 5/10 का प्रॉफिट है,
और ये भारती का जो कि 3/10 का प्रॉफिट है। आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो समझ लो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब देखो अगला एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन थर्ड। ये अंशु नीतू क्या है, पार्टनर एक फर्म के अंदर, उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। और ज्योति ये एक नई पार्टनर आती है और इसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो 3/10 का है। इसका क्या मतलब है, अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 3/10 रुपी ज्योति को देने पड़ेंगे, और इस 3/10 रुपी में से 2/10 रुपी जो है अंशु देगी और 1/10 रुपी जो है नीतू देगी। तो हमें क्या है, नया शेयरिंग रेशियो जो है वो पता लगाना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो ज्योति का जो, अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ज्योति को 3/10 रुपीज जो होंगे वो देने पड़ेंगे, ठीक है। और अंशु का प्रॉफिट जो है वो कितना है, देखो अंशु का प्रॉफिट, ये शेयरिंग रेशियो जो है 3/2 का है, ठीक है। तो मतलब 3/5, अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 3/5 रुपी का 3/5 रुपी अंशु जो होगी वो रिसीव करेगी। लेकिन जैसा कि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो ये 2/10 है, 2/10 रुपी इसको जो होंगे ज्योति को देने पड़ेंगे। तो 2/10 रुपी लेस करेंगे तो लेस करने पे जो अंशु के पास बचेंगे वो 4/10 रुपी बचेंगे, मतलब 4/10 रुपी बचेंगे। अब देखो इसी तरीके से नीतू का भी कैलकुलेट करेंगे। तो नीतू को जैसे कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, तो 1 रुपये के प्रॉफिट में से 2/5 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/10 रुपीज़ को नीतू को देने पड़ेंगे, तो 1/10 रुपी को लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 3/10, मतलब जो नीतू है उसको 3/10 रुपी जो होंगे वो मिलेंगे। मतलब ये हुआ, अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ज्योति को 3/10 रुपी मिलेंगे, और जो अंशु है अंशु को 4/10 रुपी मिलेंगे, और जो नीतू है नीतू को 3/10 रुपी मिलेंगे, ठीक है। अब आप जैसे तीनों को ऐड करो, तीनों का रेशियो देखेंगे 3/10 और ये 4/10 और 3/10। सॉरी, ये देखो ये मैंने थोड़ा गलत लिखा। सबसे पहले जो होगा वो अंशु का लिखा जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4/10 रेशियो, फिर उसके बाद में नीतू का आएगा जो कि 3/10, और फिर सबसे लास्ट में नए पार्टनर ज्योति का आएगा, और जो ज्योति का है वो 3/10। तो जो जैसे आप रेशियो को सॉल्व करोगे तो ये रेशियो आएगा 4:3:3 का रेशियो हो जाएगा। और वही देखो आप जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो इक्वल टू जो होगा वो 1 आएगा। अब इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। राम और श्याम के पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। एक नया पार्टनर आता है घनश्याम, और देखो इसका शेयरिंग रेशियो जो है वो नहीं दिया हुआ है घनश्याम का। फिर क्या है, राम का जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से 1/4 ये घनश्याम को देता है। ऐसे ही श्याम का देखो जितना भी प्रॉफिट होता है ना, श्याम अपने प्रॉफिट का 1/3 जो होता है वो घनश्याम को देता है, नए पार्टनर को देते हैं। अब अपन को क्या करना है कि इनका नया शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो जैसे अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये के प्रॉफिट में से राम को 3/5 रुपये मिलेंगे, क्योंकि जो शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वो देखो 3:2 का रेशियो जो है वो दिया हुआ है। तो 3/5 रुपये मिलेंगे अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस 3/5 रुपये का 1/4 जो है राम घनश्याम को देगा, तो 3/5 का 1/4 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 को आप 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 3/20 रुपी जो है वो राम घनश्याम को देगा, ठीक है। तो जैसे कि राम को 1 रुपये में से कितने रुपये मिल रहे थे, 3/5 रुपये मिल रहे थे, लेकिन 3/20 रुपये ये घनश्याम को दे देगा, तो राम के पास कितना बचा, 9/20 रुपये बचेंगे। अब ऐसे ही देखो श्याम के लिए देखो, अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो घनश्याम को 2/5 रुपये जो हो रहे थे वो रिसीव हो रहे थे, लेकिन 2/5 का 1/3 जो है ये घनश्याम को दे देगा। तो 2/5 का 1/3 कितना होगा, ये नीचे कैलकुलेशन दी है, 1/3 इंटू 2/5 ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2/15 रुपी ये जो है श्याम जो है वो घनश्याम को दे देगा। तो अब श्याम के पास कितने रुपए बचेंगे,
अब भाई 2/5 जो रुपी है वो तो इससे रिसीव हो रहे थे, लेकिन 2/15 ये घनश्याम को दे देगा, तो मतलब 4/15 रुपी जो है वो श्याम के पास बचेंगे। अब घनश्याम के पास कितने रुपये आएंगे, तो देखो 3/20 तो जो है ये राम से रिसीव करेगा, ये देखो ये ऊपर जो लिखा हुआ है 3/20, तो 3/20 तो ये राम से रिसीव करेगा, और 2/15 रुपी जो है ये श्याम से रिसीव करेगा। ये देखो 2/15 जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है श्याम, तो 2/15 ये दोनों को आप ऐड कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि घनश्याम को 17/60 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। तो मतलब ये हुआ कि घनश्याम के आ जाने के बाद अगर फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट होता है तो राम को 9/20 रुपी जो होंगे वो मिलेंगे, और जो श्याम है श्याम को 4/15 रुपी मिलेंगे 1 रुपी में से, और जो घनश्याम है उसको 1 रुपी के प्रॉफिट में से 17/60 रुपी जो होंगे वो मिलेंगे। तो देखो जो इनका जो रेशियो रहेगा वो ये वाला रेशियो रहेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और देखो यही रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 27/16/17। और देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर जैसे इनको ऐड करोगे तीनों को, तो जैसा कि मैंने बताया इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो आप सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब कैलकुलेशन सही है। अब अगला देखो इलस्ट्रेशन 5। तो दास और सेना क्या है, पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग रेशियो 4:1 का है, और नया पार्टनर पाल आता है और उसको जो शेयर दिया जाता है प्रॉफिट में 1/4 का दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट होता है तो 1/4 रुपी जो होंगे वो पाल को दिए जाएंगे, और ये 1/4 रुपी जो है पूरे के पूरे कौन देगा, दास देगा। तो हमें क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखो किस तरीके से होगा। तो देखो जैसे फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट होता है तो 1/4 जो रुपी है वो पाल को देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो दास है, अगर 1 रुपी का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपी के प्रॉफिट में से दास का जो प्रॉफिट है वो 4/5 रुपी का है, ठीक है। लेकिन 1/4 रुपी ये जो है ये जो नया पार्टनर पाल आया है उसको दे देगा, तो इसके 1/4 रुपी से इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लेस करने पे जो आएगा वो 11/20 आएगा। मतलब जो दास का अब नया जो प्रॉफिट होगा 1 रुपी में से वो 11/20 रुपी का होगा। ऐसे ही जो सीना है, सीना को देखो अगर फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है तो सीना को जो प्रॉफिट हो रहा है 1/5 रुपी का हो रहा है, लेकिन देखो नए पार्टनर को ये कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इस वजह से इसके प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो देखो क्या हुआ, जो ये पाल है नया पार्टनर, अगर फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है तो पाल को 1/4 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। दास को जो रिसीव होंगे 1 रुपी के प्रॉफिट में से 11/20 रुपी रिसीव होंगे, और सीना को जो रिसीव होंगे वो 1 रुपी के प्रॉफिट में से 1/5 रुपी जो होंगे वो रिसीव होंगे। तो देखो इनका जो रेशियो रहेगा वो ये वाला रेशियो रहेगा, 11/20 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 11, 4 और 5 का रेशियो है। अब देखो अगला देखते हैं ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्या होता है, देखो दरअसल जब कोई जैसे कि कोई नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, अगर उनके जो उनका रेशियो था प्रॉफिट के अंदर, अगर वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, तो ये उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक फर्म है, फर्म के 2 पार्टनर है ए और बी, और उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो 1/1 का है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को, ठीक है। अब एक नया पार्टनर है सी, ये फर्म के अंदर आता है, ठीक है। तो अब 3 पार्टनर हो गए ए, बी और सी, और सपोज करो जो न्यू रेशियो है इन तीनों पार्टनर्स का वो भी इक्वली है, 1/1 का रेशियो है, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले इस सी के आने से पहले जो पार्टनर ए था, तो देखो अगर फर्म को अगर 1 रुपी का प्रॉफिट होता था तो 1 रुपी के प्रॉफिट में से 1/2 रुपी जो थे वो ए को मिलते थे और 1/2 ही बी को मिलते थे, ठीक है। लेकिन जब ये पार्टनर सी आया, पार्टनर सी के आने के बाद में देखो ए और बी को कितना मिलेगा, ए को अगर फर्म को 1 रुपी का प्रॉफिट होगा तो ए को जो मिलेगा
1/3 रुपी जो होंगे वो मिलेंगे, और बी को भी इतना ही मिलेगा, 1/3 रुपी मिलेंगे। तो आप देखो दोनों, पहले जो था, पहले ज़्यादा मिल रहे थे पैसे, पहले ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और बाद में देखो कम हो गया, 1/3 मिलने लगे। तो ये डिफरेंस कितने का आया? तो डिफरेंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ओल्ड रेशियो था जो कि 1/2 था, 1/2 में से जो ये न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है? 1/3 का है, वो आप लेस कर दोगे, लेस करने पे क्या है? 1/6। तो ये 1/6 क्या है? ये जो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। सेक्रीफाइस रेशियो तो नहीं, खैर जब दूसरे पार्टनर का भी निकालेंगे, जैसे बी का भी निकालेंगे तो बी का भी 1/6 ही आएगा। तो अब जैसे कि जो रेशियो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो दोनों का 1:1 का होगा, ए और बी का। तो देखो जो ये 1/6 है, ये तो सेक्रीफाइस की उस अमाउंट को डिनोट करता है जो कि ए और बी ने की है, ठीक है। और ये 1:1 का जो है ये रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ए और बी का। तो देखो इसी के बेस पे ये फॉर्मूला है कि ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब लेस करोगे तो सेक्रीफाइस जो किया है वो निकल के आ जाएगा, जैसे इस केस में 1/6 है। अब देखो ये नीचे बोल रहा है कि जैसे कि जो नया पार्टनर जब भी आता है तो देखो उसकी वजह से जो पुराने वाले पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर के जो शेयरिंग रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है, तो उनको तो नुकसान हो गया ना। तो देखो इसी नुकसान की भरपाई के लिए जो नया पार्टनर होता है वो कुछ अमाउंट लेके आता है, और वो अमाउंट जो होती है जिन जिन पार्टनर्स ने, जिन जिन ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस किया है, उनके सेक्रीफाइंग रेशियो के अंदर वो अमाउंट उनको, उन ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको देखो गुडविल की, इसको गुडविल की अमाउंट बोलते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस केस में, जैसे कि सी है, सपोज करो सी जो है गुडविल की जो अमाउंट है वो लेके आता है 10,000 की, ठीक है। 10,000 की ये अमाउंट लेके आता है, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ए है, ए का जो प्रॉफिट होगा 1/6 से घट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी का जो प्रॉफिट होगा वो भी 1/6 से घट जाएगा इस नए पार्टनर की वजह से। और इनका सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है? 1:1 का रेशियो है। तो इस 10,000 की वैल्यू को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए को भी 5,000, ए की कैपिटल जो होगी वो 5,000 से इंक्रीज होगी, और जो बी की कैपिटल होगी वो भी 5,000 से इंक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। कहने का मतलब ये अमाउंट जो है इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, जो कि प्रॉफिट में इनको मिलता है, उसके लिए ये दी जाती है नए पार्टनर्स के द्वारा सेक्रीफाइस करने वाले ओल्ड पार्टनर्स को। अब देखो यहाँ पर ये नीचे बोल रहा है कि कई बार तो क्या होता है कि जो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का वो दिया हुआ होता है, तब तो देखो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो देने के बजाय ये क्या करता है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे देता है, और जब नया पार्टनर आ जाता है तो उन नए पार्टनर सहित जो ये टोटल जितने भी पार्टनर्स हो गए उनका न्यू रेशियो दे देता है। तो फिर इन दोनों के बेस के ऊपर अपन को क्या करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो ये थोड़ा सा टफ होता है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 6। रोहित और मोहित के पार्टनर है एक फर्म के अंदर, और उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 का है, ठीक है। और एक नया पार्टनर आता है बिजॉय, और इसको जो होता है शेयर मिलता है प्रॉफिट में 1/7 का, ठीक है। और जो इनका नया शेयरिंग रेशियो है 4, 2 और 1 का है। तो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो जैसे कि पीछे वाले पेज पे अपन ने देखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस तरीके से निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो उसी के बेस के ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे रोहित का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 5/8 का है। जैसे कि देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो 5/3। तो ये इसका मतलब ये हुआ अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो रोहित जो है उसको 5/8 रुपये जो होते हैं रिसीव होते हैं। अब देखो जो न्यू रेशियो क्या होगा, इस यहाँ पर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग रोहित का जो न्यू रेशियो होगा 4/7 होगा। मतलब अगर 1 रुपये का फर्म को प्रॉफिट होता है तो नए पार्टनर के आने के बाद रोहित को 4/7 जो रुपये है वो रिसीव होंगे।
तो देखो पहले 5/8 रिसीव हो रहे थे, अब 4/7 रिसीव हो रहे हैं। मतलब पहले जो उसको है ज्यादा रिसीव हो रहे थे, अब उसको कम रिसीव हो रहे हैं नए पार्टनर के आने की वजह से। तो क्या करना है, वही पीछे वाला जो फॉर्मूला दिया है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला, तो इसी से करेंगे। तो ये ओल्ड रेशियो 5/8 और न्यू रेशियो 4/7 आप लेस कर देंगे। ये जो सेक्रीफाइस रेशियो जो आ जाएगा 3/56 है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फार्म को 1 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर अब रोहित को जो है 3/56 रुपी जो है कम मिलेंगे नए पार्टनर के आने की वजह से। इसी तरीके से देखो आप मोहित का देखो, जो उसका ओल्ड रेशियो था वो 3/8 का था। मतलब फार्म को 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 3/8 रुपी जो होते थे वो मिलते थे। और जो नया पार्टनर आया है विजय, उसके आने के बाद मोहित का जो न्यू रेशियो हो गया 4/7 का हो गया। मतलब 1 रुपी के प्रॉफिट में से इसको सिर्फ 2/7 रुपी जो हो रहे हैं वो रिसीव हो रहे हैं। मतलब पहले ज्यादा मिल रहे थे और अब जो है वो कम मिल रहे हैं। तो वही मोहित का सेक्रीफाइंग रेशियो, वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्या आएगा 5/56। मतलब कि अब जो कहने का मतलब ये हुआ कि फार्म को अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मोहित को जो है पहले जितने भी रुपीस मिल रहे थे उसमें से 5/56 रुपीस जो है वो कम मिलेंगे। अब देखो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा रोहित और मोहित का, तो ये हो जाएगा देखो 3/56 रेशियो 5/56। तो ये रेशियो जो होगा, ये देखो ये नीचे 3/5 का रेशियो हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/5 का रेशियो होगा। अब देखो अगला इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। अमर और बहादुर एक फार्म के अंदर पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। और एक नई पार्टनर आती है मेरी, और उसका जो शेयर होता है प्रॉफिट में वो 1/4 का होता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अमर और बहादुर का होता है ना नया वाला, वो 2 और 1 का है। तो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो एक चीज समझने वाली है। जैसे कि सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, और इनका जो रेशियो है सपोज करो 3:2:1 का है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए और बी का रेशियो बताओ कितना है, तो आप बोलोगे ए और बी का रेशियो 3:2 का रेशियो है, ठीक है। मैं बोलूं बी और सी का रेशियो बताओ कितना है, तो बी और सी का जो रेशियो होगा तो आप बोलोगे 2:1 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और सी का रेशियो बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे 3:1 का रेशियो है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसने कहा ना कि नया वाला जो रेशियो है वो 2:1 का है और ये इन दोनों का है 30 है। तो इस तरीके से कहने का मतलब होता है। तो देखो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो देखो सबसे पहले तो जो इस क्वेश्चन में बताया है कि मेरी का जो शेयर है वो 1/4 का है। ये देखो जो यहाँ पर दिया है, ये 1/4 का शेयर है मेरी का। तो इसका मतलब ये हुआ फार्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो मेरी को 1/4 रुपये जो होंगे वो रिसीव होंगे, ठीक है। तो 1/4 रुपये अगर रिसीव होंगे तो बाकी कितने रुपये बचेंगे, 1 - 1/4 मतलब 3/4 रुपये जो होंगे वो मेरी को देने के बाद बचेंगे। अब वो देखो क्या होंगे, वो जो होंगे 3/4 जो ये रुपये है, ये जो क्या बोलते हैं अमर और जो ये बहादुर है, इनमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे, क्योंकि नए वाले रेशियो के अंदर डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इस 3/4 रुपये को डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो के अंदर। तो 2:1 के अंदर रेशियो के अंदर अगर डिवाइड करेंगे तो अमर का देखो न्यू शेयर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये 2/3 को 3/4 से आप मल्टीप्लाई करोगे और ये 2/4 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नए पार्टनर के आने के बाद जो अमर को 1 रुपये के प्रॉफिट में से जो मिलेगा वो 2/4 रुपये जो होंगे वो मिलेंगे। ऐसे ही बहादुर का भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। 1/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा। मतलब फार्म को अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो अब इस नए पार्टनर के आने के बाद बहादुर को जो होंगे 1/4 रुपये मिलेंगे। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो अमर है, अमर को 1 रुपये में से 2/4 मिलेंगे, बहादुर को 1/4 रुपये, और जो मेरी है, मेरी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 रुपये मिलेंगे। तो ये इनका रेशियो हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2:1 का रेशियो निकल के आएगा।
अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, वही जैसा पीछे पड़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अमर का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 का। तो ये देखो, ये जो ओल्ड रेशियो है ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो और जो अमर का न्यू रेशियो क्या है, 2/4 का। ये भी आप देखो यहाँ से देख सकते हो, जो न्यू रेशियो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 2/4 हो गया। जब आप लेस करोगे तो 2/20 निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहादुर का सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो इसका जो ओल्ड रेशियो होगा 2/5 और न्यू रेशियो 1/4 का होगा। तो जो इसने सेक्रीफाइस किया है 3/20 का किया है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2/20 और रेशियो 3/20। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2:3 का हो जाएगा। तो ये इनका सेक्रीफाइंग रेशियो रहेगा 2:3 का। तो देखो, जैसे इसके बारे में अगर मैं नॉर्मल वे में बोल के बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि फर्म को अगर पहले 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो उस 1 रुपये के प्रॉफिट पर इस नए रेशियो की वजह से अमर को 2/20 रुपये जो होंगे वो कम रिसीव होंगे। इसका मतलब ये है। ऐसे इस नए रेशियो की वजह से अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो बहादुर को जो है 3/20 जो रुपये होंगे वो कम रिसीव होंगे, क्योंकि ये उन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इल्यूस्ट्रेशन 8। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस डालने की जरूरत है। तो रमेश और सुरेश क्या है, दो पार्टनर एक फर्म के अंदर, उनका जो रेशियो है वो 4:3 का रेशियो है। और एक नया पार्टनर आता है मोहन, और अब इन तीनों पार्टनर्स का, रमेश, सुरेश और जो ये मोहन है, इनका न्यू जो रेशियो रहता है वो 2:3:1 का रहता है। तो अपन को क्या करना है, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो निकालना है। तो देखो, सेक्रीफाइस रेशियो तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये गेन रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइस रेशियो का जस्ट जो उल्टा होता है ना, वो गेन रेशियो होता है। कहने का मतलब, किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आया और उस नए पार्टनर के आने की वजह से कोई ऐसा पार्टनर था, या एक से ज्यादा पार्टनर थे, या तो एक या एक से ज्यादा ऐसे ओल्ड पार्टनर्स जिनका कि अब जो नया रेशियो है वो बढ़ गया। मतलब पहले कम था उस नए पार्टनर के आने से पहले, और उस पार्टनर के आने के बाद जो उनका शेयरिंग रेशियो था वो बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। वैसे तो देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर आए तभी हो। गेनिंग रेशियो तो कभी भी हो सकता है। अगर मान लो पार्टनर्स में जो शेयरिंग रेशियो है अगर वो आप चेंज करते हो, तो उस चेंज करने की वजह से कुछ पार्टनर्स का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने शेयर का, और कुछ पार्टनर्स को क्या होगा, गेन हो जाएगा। उनका जो प्रॉफिट में जो शेयर रहेगा वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनको गेन होगा। अब देखो, रमेश का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 4/7 का है, जो कि इससे कैलकुलेट हुआ 4/3 से। और रमेश का न्यू शेयर कितना है, 2/6, जो कि कैलकुलेट होगा इस नए रेशियो से। तो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा, जैसा कि अपन को पता है ऑलरेडी, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा। तो जो इसका ओल्ड है वो 4/7 है, माइनस न्यू से कर दोगे तो ये जो इसका सेक्रीफाइस इसने कितने का किया, 10/42 का सेक्रीफाइस किया। अब वैसे ही देखो, सुरेश का जो न्यू रेशियो है वो क्या रहेगा, वो भी देखो इसी के अकॉर्डिंग, न्यू वाला जो रेशियो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये रहेगा 3/6 का, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3/7 का। अब देखो, इसने गेन किया है। गेन करने का जो होता है उल्टा फॉर्मूला होता है। मतलब जैसे अपन ने यहाँ पर किया ना, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा जाएगा, और न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। तो लेस किया तो न्यू शेयर जो है वो कितना, न्यू शेयर कितने का है, 3/6 का, और ओल्ड कितना है, 3/7 का। आप लेस करोगे तो 3/42 का आएगा। तो देखो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको बेसिक सी लैंग्वेज में बोल के बताऊं तो क्या है। तो देखो, जब सुरेश को क्या बोल रहे थे, नए पार्टनर के आने से पहले, मतलब मोहन के आने से पहले सुरेश को अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो उसमें से 3/7 रुपीज जो हो रहे थे वो सुरेश को मिल रहे थे, ठीक है। और सुरेश के आने के बाद जो नया रेशियो तीनों पार्टनर्स का बना, उसके अकॉर्डिंग सुरेश को अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो उसमें से 3/6 रुपये मिल रहे थे।
तो मतलब पहले कम मिल रहे थे और अब जो बाद में न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उसे ज़्यादा मिलने लग गया, तो ये उसका गेन हो गया। और ये गेन कैसे निकालेंगे, ये इसी तरीके से लेस कर लो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोहन जो नया पार्टनर आया है, इस नए पार्टनर के आने के बाद सुरेश को अगर फर्म को 1 रुपया रिसीव हो रहा है तो 1 रुपये पे सुरेश को 3/42 रुपीज़ क्या है ज़्यादा मिल रहे हैं। ये इस तरीके से होता है। अब देखो एक इशू और आता है इसमें, और देखो वो इशू क्या आता है, नॉर्मली कई बार ऐसे पता नहीं चल पाता कि जैसे कि न्यू शेयर और ओल्ड शेयर इनमें से बड़ा कौन है, मतलब 3/6 बड़ा है या 3/7 बड़ा है। हालांकि इस केस में तो देखने पे पता चल रहा है कि भाई सीधी सी बात है, जो 3/6 है वो बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ऊपर वाले केस के अंदर देखो, ये रमेश वाला जो है, इसमें देखो जो इसका ओल्ड शेयर है वो 4/7 का है और जो न्यू है वो 2/6 का है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं चलता कि 4/7 बड़ा है या 2/6 बड़ा है, तो पता ही नहीं चलेगा। तो देखो पता है करने का क्या तरीका होता है, आप तो सीधा से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट और न्यू माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप सीधा सा इस तरीके से कर दो, ठीक है। अगर आप ये करते हो और करने से जो वैल्यू आती है, वैल्यू पॉजिटिव आती है, जैसे इस केस में देखो ये जो सैक्रिफाइंग जो रेशियो निकाला है, तो पहले जो है ओल्ड शेयर ही लिया है और बाद में न्यू लिया है, और जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, मतलब 10/42 जो ये है ये प्लस में है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। तो आपको समझना चाहिए कि रमेश ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव आता तो समझ जाओ सैक्रिफाइस नहीं किया, एक्चुअल में इसको गेन हुआ है। जैसे कि आप नीचे मैं बात करता हूँ सुरेश के गेन की बात करता हूँ, तो मैंने कहा सेम सा लिखो, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इसका 3/7 का है, और न्यू रेशियो कितने का है, न्यू रेशियो देखो 3/6 का है। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, 3/4 माइनस 3/42 की वैल्यू आएगी। तो देखो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आई, नेगेटिव का मतलब ही यही है कि इसको गेन हुआ है, और गेन कितने का हुआ है, 3/42 का गेन हुआ है इसको। तो ये इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने को मिली, पहली चीज तो ये कि अगर कोई भी नया पार्टनर आता है तो इससे ये गारंटी कभी नहीं होती कि पुराने पार्टनर्स का जो शेयर रहेगा वो हमेशा घटेगा ही, रिड्यूस ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता। जैसे आप देखो सुरेश को तो गेन हो रहा है, इस केस में नया पार्टनर आया मोहन, फिर भी गेन हो रहा है। तो पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज क्या होता है, जब भी देखो कोई नया पार्टनर आता है ना, तो उस नए पार्टनर जब आता है तो कुछ पार्टनर्स को तो क्या होता है, कुछ पार्टनर्स को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और कुछ का क्या होता है देखो गेन होता है। तो देखो जिन जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो जो भी उनका सेक्रीफाइस रेशियो है, अगर आप उसको ऐड कर दोगे ना, सबको उसका सम करोगे, तो वो सम किसके इक्वल होगा, जिन भी पार्टनर्स को गेन हो रहा है, ठीक है, और उनको जितना भी उनका शेयर में जो भी गेन है, उनका जो भी मतलब रेशियो है, उस रेशियो को जब आप ऐड कर दोगे तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी ना, ये इसके इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। मतलब सेक्रीफाइस जो पार्टनर्स कर रहे हैं, अगर उनका जो रेशियो है वो अगर आप टोटल करोगे, वो टोटल इक्वल होगा। जिन जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है तो उनका जो रेशियो रहेगा, अगर आप उनको टोटल करोगे तो ये दोनों टोटल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और देखो जो नया पार्टनर आया ना, जैसे इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर जो है वो मोहन है। आप यहाँ पर देखो जो नया पार्टनर है वो इसमें कौन है, वो मोहन है। अब देखो मोहन का गेन कितना रहेगा, सीधी सी बात है, मोहन को जितना भी मिल गया वो सारा का सारा जो होगा वो गेन ही होगा। तो मतलब इस केस में जो मोहन का गेन है वो 1/6 का है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर ये दोनों साइड्स अगर इक्वल नहीं है तो आप समझ लो आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो जो 3 पार्टनर है, ये रमेश, सुरेश और मोहन, इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ रमेश कर रहा है, ठीक है, और वो कितना कर रहा है, 10/42 का। अब ये सेक्रीफाइस इक्वल है किसके, जिन भी पार्टनर्स को गेन हो रहा है उनको, 2 को गेन हुआ, किसको, सुरेश को गेन हुआ और मोहन को गेन हुआ। सुरेश को कितना गेन हुआ, ये अपन ने देखो कैलकुलेट किया है, यहाँ पर सुरेश का जो गेन है 3/42 का गेन हो रहा है इसको। तो ये 3/42 की अमाउंट यहाँ लिखी और इसमें ऐड किया किसको, जो मोहन का गेन हो रहा है। तो मोहन का कितना है, 1/6 का।
तो 1/6 को 7/42 भी लिख सकते हैं। तो इसने देखो ये यहाँ पर 7/42 इसको ऐड किया और ये वही 10/42 निकल के आ गया। तो रमेश का जो सेक्रीफाइस था वो भी देखो 10/42 का ही था, जैसा कि पिछले पेज पे अपन ने देखा। और जब आप गेन का टोटल करोगे तो गेन का टोटल भी जो है वो 10/42 ही निकल के आना है। मतलब ये दोनों जो वैल्यू होनी है ये इक्वल ही आनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो समझ जाओ आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी गई। अब देखो अगला, देखो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। तो पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए बी क्या है, पार्टनर है और उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। और एक नया पार्टनर आता है सी और उसका जो प्रॉफिट में शेयर होता है वो 1/4 का होता है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ स्पेशल नहीं है, जैसा मैं 1 के रेफरेंस में कैलकुलेट करता था उसी तरीके से होगा। तो देखो जैसे 1 रुपये का अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो 1/4 की जो अमाउंट होगी वो सी को दे दी जाएगी, ठीक है। तो बाकी कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 रुपये जो होंगे वो बचेंगे। अब 3/4 को जो है ए और बी में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो के अंदर। तो 3:1 के रेशियो में जैसे डिवाइड करेंगे तो ए का जो नया शेयर होगा वो देखो 3/4 इंटू 3/4 तो ये 9/16 इसका नया शेयर आ जाएगा। या यूँ बोल दो अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो जो ए को है 9/16 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे बी का अपन को कैलकुलेट करना है तो बी का किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो इसका नया शेयर होगा प्रॉफिट में वो 3/16 को होगा। कहने का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, सी का जो शेयर है 1/4 का है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि ये 1/4 का जो ये शेयर है ये ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा, ये नहीं पता। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें क्या करते हैं अपन, जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होता है उसी रेशियो में लेगा ये। मतलब ये हुआ ये 3:1 का है, जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स का ए बी का, तो जो ये 1/4 का शेयर जो ये है ये 3:1 में जो होगा ए और बी से लेगा। और देखो सी का रेशियो क्या होगा, सी का रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/4 है और 1/4 को 4/16 भी लिख सकते हैं। तो देखो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दो, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें सिर्फ ये दे दिया कि जो नया पार्टनर है उसका रेशियो 1/4 है या जो भी रेशियो है वो दे दिया, लेकिन ये नहीं दिया ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में लिया है। और अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, तो देखो जो इनका ये ओल्ड रेशियो है ना ए बी का, ये 3:1, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। नॉर्मली देखो अपन कैसे निकालते हैं, करने का तो तरीका देखो इस तरीके से होता है कि ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, पहला जो न्यू शेयर है वो निकालोगे आप, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे। तो ये लेंथी प्रोसेस है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये ध्यान दो कि इनका जो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो होगा वो पुराने पार्टनर्स का ओल्ड जिस भी ओल्ड शेयरिंग रेशियो होगा ये है। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों इक्वल आएंगे। आप कैसे भी करो, चाहे से आप इस फॉर्मूले से करो तब भी आंसर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो 3:1 का ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई पार्टनर है फर्म के अंदर, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। एक जेड नया पार्टनर आता है और उसको जो होता है प्रॉफिट में 1/5 का शेयर दिया जाता है। तो जो है नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। और देखो जो जेड है वो 3/20 जो है वो तो एक्स से लेता है और 1/20 का जो शेयर है वो वाई से लेता है। तो ये किस तरीके से होगा, तो देखो जैसे आप पहली चीज़ तो ये कि आप 3/20 और ये जो 1/20 आप इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4/20 की आएगी, ठीक है। तो 4/20 किसके इक्वल है, 1/5, ठीक है। और देखो यही इसका जो है शेयर दिया हुआ है, जो ये नया पार्टनर है इसका शेयर 1/5 है, मतलब 1/5 में से 3/20 तो ये लेगा एक्स से और 1/20 जो है ये लेगा वाई से। तो देखो नए जो ये जेड के आने से पहले
जो एक्स है इसकी कैलकुलेशन बताते हैं। एक्स का जो शेयर था प्रॉफिट में वो 3/5 का था, ठीक है। लेकिन 3/20 का जो शेयर है वो इसको जेड को देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो अब इसका जो नया शेयर होगा वो क्या निकल के आएगा, 9/20 का शेयर हो गया। तो इसका जेड के आने के बाद नया शेयर होगा 9/20 का। ऐसे ही वाई के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे कि जेड के आने से पहले जो इसका शेयर था प्रॉफिट में 2/5 का था, लेकिन 1/20 का शेयर ये जेड को देगा। इसकी वजह से जो इसका अब जो नया शेयर रह जाएगा प्रॉफिट में वो 7/20 का रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जेड का है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि जेड का जो है 1/5 है, और 1/5 को जो है 4/20 भी लिखा जा सकता है। तो देखो अब ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 9/20, 7/20, 4/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9, 7 और 4 होगा। तो देखो जो इसका ये आंसर होगा ये ए होगा, 974। अब देखो ये थर्ड नंबर का सोल्व करते हैं। ए बी जो है पार्टनर है फर्म के अंदर, उनका जो शेयरिंग रेशियो है 3:1 का है। एक नया पार्टनर आता है सी, और उसको प्रॉफिट में जो शेयर दिया जाता है 1/4 का शेयर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है ए और बी का कितना होगा। देखो जब ये पहले नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो जो इसका आंसर आएगा ना वो बी होगा, 3:1 का होगा। अब चाहो तो देखो जैसे डायरेक्टली मैंने बताया इस तरीके से करोगे, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप इन तीनों का ए बी और सी का आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, और फिर क्या करो, फिर उसके बाद में देखो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, और फिर अप्लाई करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन उससे भी जो आंसर आएगा वो ये 3:1 का ही आंसर आएगा। अब देखो अगला देखते हैं गुडविल के लिए। तो यहाँ पर जो है इसने सिर्फ ये बता रखा है कि गुडविल का एडजस्टमेंट कब कब किया जाता है, जब कोई जैसे कि नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़ के, या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग फर्म है किसी दूसरी फर्म को जो है एक्वायर कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। आप अगला पॉइंट देखते हैं 2.5 कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो देखो गुडविल का मतलब होता है जैसे कि कोई फर्म है और वो फर्म जो है अपने कस्टमर में क्या है, वेल नोन है, बहुत अच्छे से जानी जाती है, और उसके कस्टमर्स उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसका अपने उस फर्म का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इस वेल नोन होने की वजह से जो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा है उस प्रॉफिट को कहेंगे गुडविल। देखो हालांकि और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, सिर्फ वेल नोन ही नहीं होता। तो ये आगे पढ़ेंगे और कौन कौन से रीजन होते हैं। तो देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि टीवी बनाने वाली जितनी भी फर्म्स है उनमें नॉर्मली जैसे कि अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो ईयरली आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन लेकिन जैसे कि देखो कि मेरी भी फर्म है और मेरी फर्म भी टीवी बनाती है, और अगर मैं उसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ईयरली मेरे को 15,000 का प्रॉफिट होता है। तो देखो और फर्मों को तो क्या, और जो फर्म्स है उनको तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरी फर्म को 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये किस चीज की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है गुडविल की वजह से। और अगर सपोज करो जैसी मेरी फर्म है, मेरी फर्म को भी 15,000 का प्रॉफिट ना हो करके वही दूसरी जो फर्म्स है उन्हीं की तरह जो मेरे को भी 10,000 का ही प्रॉफिट होता, तो इस कंडीशन में मैं कहता कि मेरी फर्म का कोई भी गुडविल नहीं है, मतलब वो जीरो है। और ये चीज तो अपन सबको पता है कि जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल असेट्स होती है, अमूर्त परिसंपत्ति। और देखो एक बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ह्यूमन एफर्ट से, कहने का मतलब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हर चीज को जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है, एफिशिएंट तरीके से चलाया जा रहा है। तो सिर्फ उसी की वजह से जो होता है ना वो प्रॉफिट नहीं बढ़ता। उनके अलावा अगर दूसरे कारण से जो बढ़ रहा है ना ये प्रॉफिट, दूसरे रीजन से प्रॉफिट जो बढ़ रहे हैं फर्म के, तो वो जो बढ़ते हैं वो गुडविल की वजह से जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। एक और बहुत बेसिक सा देखो आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि टीवी की जो कंपनीज है जैसे कि सोनी का है और एलजी का जो टीवी आता है ये वेल नोन है। और नॉर्मली अपन लोग अगर टीवी खरीदने जाते हैं तो नॉर्मली एलजी और सोनी का ही टीवी खरीदते हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा रीज़न है कि जो उनकी गुडविल है ना वो मार्केट में काफ़ी अच्छी बना रखी है उन्होंने। इसी वजह से अपन लोग नॉर्मली प्रीफर करते हैं कि या तो सोनी का ही टीवी खरीदे या एलजी, मतलब ऐसी बड़ी कंपनियों की ही टीवी खरीदे। तो उनकी गुडविल जो होती है ना वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। और देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो गुडविल को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि एक जो बेसिक सा रीज़न है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया सोनी और एलजी की कंपनी में बात करूं, वो होता है ट्रस्ट। जैसे कि एलजी सोनी का टीवी अपन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ट्रस्ट होता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, टीवी की जो क्वालिटी आती है वो बहुत बढ़िया आती है, और इनके स्पेयर पार्ट भी जो होते हैं अवेलेबल हो जाते हैं, और जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर की गारंटी देते हैं। तो बिल्कुल ये सही देते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ चीट करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, अपन जो होते हैं ऐसे प्रोडक्टों को मतलब प्रेफरेंस देते हैं बाई करते समय। अब देखो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ये बोल रहा है सुपर प्रॉफिट के बारे में। तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो देखो जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जैसे कि मान लो टीवी बनाने वाली फर्म्स है, और नॉर्मली जो टीवी बनाने वाली फर्म्स जो है वो अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करती है तो जो उनका प्रॉफिट जनरेट होता है वो 10,000 का होता है, ठीक है। और सपोज करो जो मेरी फर्म है वो भी टीवी बनाती है और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करती है, तो 15,000 का प्रॉफिट जो होती है वो जनरेट करती है, मतलब मेरी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो 15,000 माइनस 10,000 जो होगा, आ, इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। जो मेरा सुपर प्रॉफिट है वो कितने का है, 5,000 का सुपर प्रॉफिट है। मतलब किसी बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपकी फार्म जो हो रही है वो अर्न कर रही है, तो जितना ज़्यादा अर्न कर रही है ना, ये जो डिफरेंस है यही सुपर प्रॉफिट होता है। अब देखो अगला देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को जो होते हैं गुडविल पे इम्पैक्ट करते हैं। पहले नंबर का पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो पहले नंबर के पॉइंट में ये बोल रहा है कि वो फर्म में जो हाई वैल्यू एडेड प्रॉफिट जो होती है वो बनाती है। जैसे कि मैं बात करूँ कार्स की, आ, आजकल देखो देखो कई कंपनीज जो है वो मतलब कि कार को जो है लॉन्च की हुई है, लेकिन नॉर्मली अपन कौन सी पे लेने जाते हैं जिस पे ट्रस्ट होता है, नॉर्मली लोग बाग मारुति सुजुकी को ही प्रीफर करते हैं। क्योंकि ट्रस्ट है भाई, इतनी ज़्यादा वैल्यू भी दे रहे हैं, इतनी 5 या 10 लाख रुपये आप पे करने जा रहे हो, तो ऐसा ही थोड़ी ना है कि किसी कंपनी का नाम ही नहीं सुना और आप उस कंपनी की कार खरीद के लेके आ जाओगे। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो मतलब काफ़ी महंगा है, तो फिर बिल्कुल आप जो होते हैं उसी को प्रीफर करते हो जिस पे ट्रस्ट होता है। तो एक तो देखो ये रीज़न होता है, और दूसरा क्या होता है जिसकी स्टेबल डिमांड होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जो ये पैरासूट का ऑयल जो होता है खरीदते हैं नॉर्मली सभी घरों में यही इस्तेमाल होता है, तो पैरासूट का ही जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कॉन्टीन्यूस डिमांड रहती है, मतलब पूरे साल ही क्या है अपन लोग इसको खरीदते हैं। तो इस तरह के अगर आपकी फार्म कोई प्रोडक्ट बना रही है जो कि कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम होता है कस्टमर्स के द्वारा, तो ऐसी फार्मों की जो गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो गुडविल होती क्या है, हर वो फैक्टर जो कि आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, वो क्या है, वो सारे फैक्टर जो होंगे गुडविल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन के अंदर बोलूँ तो नॉर्मली ये सारे फैक्टर है। तो आप जितने भी ये फैक्टर देखोगे, ये देखो सब के सब क्या करते हैं, सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। भाई सेल्स इम्पैक्ट होगी तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी इम्पैक्ट होगा। दूसरे नंबर के पॉइंट पे लोकेशन। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर जो है ज़्यादा कस्टमर्स है, मतलब कि कोई मार्केट ऐसा है जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग बाग है, अगर ऐसी जगह पे आपका बिजनेस है या आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल के लिए आता है, तो ऑब्वियसली जो आपकी गुडविल होगी वो ज़्यादा होगी। क्योंकि ऐसी जगह पे क्या होगी, आपके फार्म का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बिकेगा। थर्ड नंबर का पॉइंट देखो आप इसमें मैनेजमेंट के लिए बोल रहा है। तो देखो अगर जैसे कि जो फार्म है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो वो है वो बनाती है और जो कॉस्ट एफिशिएंट है, तो सीधी सी बात है जो उसकी सेलिंग जो प्राइस रखेगी फार्म वो भी कम होगी। तो अगर क्वालिटी बढ़िया है, आप कम दाम में उसको सेल करोगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, आपकी सेल ज़्यादा होगी, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
और इससे आपकी जो गुडविल होगी वो बढ़ेगी। लोग बाग जब आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स वो लोगों के बीच में वेल नोन होगा आपका प्रोडक्ट। 4th नंबर का पॉइंट, मार्केट सिचुएशन। देखो ये बोल रहा है कि जैसे कि आपकी फर्म है और मार्केट में मोनोपोली है आपकी फर्म की। कहने का मतलब सिर्फ जो प्रोडक्ट आपकी फर्म बना रही है ना, वो सिर्फ आपकी फर्म ही बनाती है वो प्रोडक्ट, दूसरी कोई फर्म ही नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने वाली। तो एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही खरीदा जाएगा और लोग बाग जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा फेविक्विक, नॉर्मली अगर इस तरह का चिपकाना होता है कोई भी तो अपन फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली जो ये कंपनी है, ये कंपनी पीडीलाइट है, तो ये मोनोपोली कंपनी है और इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। या फिर देखो दूसरी चीज़ कि लिमिटेड कंपटीशन हो, मतलब आपकी फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है ऐसी फर्में, दूसरी ऐसी फर्में क्या है काफ़ी कम है, सिर्फ 2 या 3 ही है। तो ऑफ कोर्स कंपटीशन कम होगा तो आपकी सेल्स भी ज़्यादा होगी और आप सेलिंग प्राइस को भी क्या कर सकते हो, हाई रख सकते हो, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब देखो जो अगले नंबर का पॉइंट है, स्पेशल एडवांटेज। तो इसने बताया है कि जैसे कि लाइसेंस। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि अपनी फर्म है जो वो डिफेंस सेक्टर का कुछ बनाती है, ठीक है, तो हर कोई ऐसे डिफेंस सेक्टर का नहीं बना सकता। मतलब जैसे बंदूक है या बॉम्ब है, इस तरह का जो होते हैं वो बनाती है, तो हर कोई नहीं बनाना पड़ता, पहले इसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। और जैसे कि आपकी फर्म के पास जो है वो लाइसेंस है, तो ये एडवांटेज हो गया, क्योंकि हर किसी फर्म को तो गवर्नमेंट लाइसेंस देने वाली नहीं है। तो इस तरह का अगर एडवांटेज है, या फिर जैसे कि आपकी फर्म जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या बाकी और जो भी चाहिए, अगर उसकी प्रॉपर सप्लाई होती रहेगी रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए, तो इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, वो लगातार होता रहेगा। तो लगातार होता रहेगा तो इसका मतलब आपकी नॉर्मली सेल भी लगातार होती रहेगी। अगर कई बार क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो तो लगातार बनी भी रहती है, लेकिन प्रोडक्शन कई बार कई कारणों से क्या होता है, रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी तो सेल्स घट जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि अगर इस तरीके से रेगुलर प्रोडक्शन भी चलता रहेगा तब भी जो होगी आपकी प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ेगी। अब देखो अगला देखते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों होती है। तो पहला नंबर का जो पॉइंट है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे सपोज करो 2 पार्टनर है ए बी, उनका शेयरिंग रेशियो 1:2 का है और बाद में चेंज होकर के 1:1 का रेशियो हो जाता है, तब जो होगा गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा ये बोल रहा है जब कोई नया पार्टनर आता है तब ऐसा होता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है तब ऐसा होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब ऐसा होता है। अगला है जब आप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब आप फर्म को बंद कर देते हो या आप अपनी फर्म को किसी दूसरे को बेच देते हो, उस कंडीशन में। 6 नंबर का पॉइंट है अगर 2 या 2 से ज़्यादा फर्म में मिलकर के एक फर्म बना लेती है आपस में मिलकर के, तब जो होता है गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। तो देखो शायद आपके ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ठीक है ये कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों है। एक्चुअल में देखो ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसको कितनी अमाउंट पे करनी है, ठीक है, कितना हिस्सा बनता है उसका फर्म में। तो जब वो ये कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी कितनी अमाउंट बनती है, तो ये भी देखा जाएगा कि फर्म की गुडविल कितनी है और गुडविल में उसका शेयर कितना है। जितना भी उसका शेयर होगा गुडविल में, वो अमाउंट भी इस रिटायरिंग पार्टनर को देनी पड़ेगी। अब देखो अगला पॉइंट इसमें देखो, वैल्यूएशन के गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसने ये मेथड दिए हुए हैं, लेकिन देखो एक बात इसने कही है कि ये जितने भी आगे ये मेथड देगा, इनमें एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे गुडविल को तो अमाउंट डिफरेंट अमाउंट आएगी। एक मेथड से कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट कुछ और आएगी, दूसरे मेथड से कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट कुछ और आएगी। नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया हूँ। तो देखो इसमें 3 मेथड बताए हैं ये गुडविल को कैलकुलेट करने के।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो देखते हैं, अगला देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसे कि 5 ईयर 10 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए होंगे किसी फर्म के, तो क्या करना है, सबसे पहले तो उसका एवरेज निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। फिर क्या होगा कि कुछ ईयर दिए हुए होंगे कि जिन ईयर तक क्या होगा, फर्म को जो है वो प्रॉफिट होता रहेगा, जैसे कि 2 ईयर या 3 ईयर। तो इस 2 या 3 को क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एवरेज प्रॉफिट से। तो जो कैलकुलेट होके आएगा वही गुडविल होगा। जैसा कि देखो इसने नीचे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि जो एवरेज है, जैसे कोई फर्म है और फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले कुछ सालों का वो 20,000 का है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये प्रॉफिट है वो आगे के 3 ईयर तक जो होगा फर्म को मिलता रहेगा। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, 20,000 को आप 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो जो गुडविल निकल के आएगी वो 60,000 की हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर थ्योरी में इसने एक चीज़ नहीं बताई है, एक्चुअल में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो फर्म को किसी ईयर में ऐसा प्रॉफिट हो गया जो कि नॉर्मली होता नहीं है, अब नॉर्मल, तो मतलब कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ऐसे प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा। या मान लो कि कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर में, जिससे उसका प्रॉफिट जो होता है काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। जैसे कि सपोज करो अर्थक्वेक या फायर या लॉस बाय फायर, थेफ्ट, इस तरह का कुछ हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इस तरह के लॉस को भी क्या होगा, लॉस नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसको प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है नॉर्मली होती नहीं है। तो ये इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो करने पड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।